बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खैर आगे बढ़ते हैं। दो टेक्निकल एनालिस्ट इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ध्वनि पटेल है और साथ ही राजेश पालविया हैं। राजेश जी, निफ्टी चल रहा है 18,000 पे, 200 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है, 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। सर पहले रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे, सपोर्ट की तरफ, या फिर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे? एक और सवाल ऐड करना चाहूंगा डिम्पी। राजेश जी से पूछने वाली बात यह है कि एक बन गई है कांदिवली फास्ट और एक बन गई है बोरीवली स्लो लोकल, किसमें चढ़ा जाए अभी जल्दी? राजेश जी स्टॉक्स की तरफ जाएंगे। हाँ ये भी ठीक है, ये जल्दी से समझ में आएगा। मुंबई के है, फास्ट या स्लो, बताइए सर। ठीक है कि हम कुछ समय से जरूर यहाँ पर एक रेंज में फंसे हुए, लेकिन जिस तरीके का मार्केट का बिहेवियर है या मूड दिख रहा है, लगता है कि हम हायर साइड पे ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखेंगे। और हो सकता है हमें ये वीकली एक्सपायरी के बाद कुछ एक डायरेक्शन देखने को मिले निफ्टी में, और मार्केट एक जो रेंज में फंसा हुआ है पिछले 3-4 हफ्तों से, उसका कहीं ना कहीं ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखे। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सेक्टर रोटेशन जिसको हम बोल रहे हैं, वो भी एक देखने को मिल रहा है। काफी कुछ स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में देखने को मिला है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को पोजीशनिंग कर रहा है बजट के पहले। तो हमें लगता है कि एक बड़ा मूव तो यहाँ से बनेगा मार्केट का, और हम एक्सपेक्ट करें 400 से 500 पॉइंट का निफ्टी का मूव यहाँ से आना है। डायरेक्शन हम एक्सपेक्ट करें जिस तरीके के अभी भी सेटअप है, हायर साइड पे ही ये मूव बन सकता है। 18,100 को हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। जब भी ये लेवल ब्रेकआउट होंगे निफ्टी स्पॉट पे, तो यहाँ से एक डायरेक्शन की क्लियरिटी आ जाएगी, और फिर वहां से हम एक्सपेक्ट करें कि एक अच्छा बड़ा मूव यहाँ पे निफ्टी में आते हुए दिखेगा। अब ये एक टाइमिंग है थोड़ा सा, वो हो सकता है प्री बजट वीक में आते हुए दिखे ये ब्रेकआउट, क्या पोस्ट बजट ये देखना होगा, बट उम्मीद करते हैं कि ऊपर की साइड पे ये ब्रेकआउट बनते हुए दिखेगा। तो चलिए, ब्रेकआउट 17,850 से लेकर 18,050 निफ्टी के लिए ट्रेंड का काम करा। 41,700 से 42,300 के लेवल से बैंक निफ्टी पर। ध्वनि भी हमारे साथ। ध्वनि, गुड आफ्टरनून। बताएं, लगातार 4 दिनों से आईटी सेक्टर में शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन पीएसयू बैंक्स जो कि कल सपोर्ट दे रहे थे आज नहीं दे पा रहे हैं। क्या करेंगे इंडेक्स पर, आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ से ओवरऑल इंडेक्स जो है वो एक पॉजिटिव मूड ही बनाता हुआ दिख रहा है। इंट्राडे आज हमें काफी सारे ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे वी कैन से दैट के यहाँ से निफ्टी एक पॉजिटिव मूव बनाता हुआ दिख रहा है। मेरे लिए सबसे पहले जो लेवल मैं यहाँ पे वॉच करूंगी तो 18,050 का रहेगा। 18,050 के ऊपर यहाँ पे कोई भी उसके ऊपर कोई भी एक रेजिस्टेंस जोन नहीं दिख रहा है। उसके बाद हमें डायरेक्टली 18,150 के पास एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन मिल रहा है। तो 1850 के ऊपर 100 पॉइंट्स का एक क्लियर जोन है जहां पे कोई भी एक बाय साइड का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की भी बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी भी ओवरऑल यहाँ से एक पॉजिटिव मूड ही बनाता हुआ दिख रहा है। बट जो पोटेंशियल यहाँ पे लगता है तो निफ्टी का इस बार पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है मुझे बैंक निफ्टी के कंपेरेटिव। इनफैक्ट मुझे याद है ध्वनि कि पहले ना बैंक निफ्टी लीड कर रहा था। ये जो लास्ट 4-5 हजार पॉइंट की रैली आई थी, बैंक निफ्टी लीड कर रहा था, निफ्टी लैग कर रहा था। अब आप केस कह रही हैं कि अब यहाँ से जो चाल चलेगी एटलीस्ट मीडियम टर्म में, उसमें निफ्टी लीड कर सकता है, बैंक निफ्टी वो लैग कर सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि बहुत चला हुआ है, उसे थमने का समय चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। मैं आपसे स्टॉक्स, आप दोनों के स्टॉक्स अभी बात करूंगा आके, कौन से स्टॉक्स में आपको कमाई की ध्वनि आ रही है, लेकिन उससे पहले रेलटेल के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय कुमार जी। वहाँ पे बाजार को एक थोड़ी सी चिंता सी आ रही है, मैं उससे क्लैरिफिकेशन चाहूँगा संजय जी से। संजय जी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये कहा है कि टेलकोज को, टेलीकॉम कंपनीज को टावर अलाउ किए जाएंगे अपने रेलवे लैंड पर भी लगाने के लिए। लोगों को इस बात का थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ी चिंताएं हैं। अगर आप बता सकें, अभी तक रेलटेल के पास एक्सक्लूसिविटी थी रेलवे लैंड पे इंस्टॉल करने की, टावर्स की, फाइबर ले करने की, क्या उसमें कुछ बदलाव आता है या आपके बिजनेस मॉडल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा खास? अगर आप ये समझा सके हमारे व्यूअर्स को। देखिए, रेलटेल एक कंपनी है जिसमें हम लोग एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे था हमारे पास रेलवे का, और प्रैक्टिकली मेरा ऐसा सोचना है कि वो एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे, हम उसको एक्सक्लूसिव कह नहीं सकते प्रैक्टिकली, लेकिन वो हम लोग उसको कमांड बना के रखेंगे।
दूसरा जो आपने टावर्स की बात करी है, इसमें रेलवेज में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। देयर आर 6000 रेलवे स्टेशन, 67 जोनल डिविजनल रेलवे हेडक्वार्टर्स, 17 जोनल रेलवे हेडक्वार्टर्स एंड अदर यूनिट्स आल्सो। तो वहां पर सारे यूनिट्स के साथ, इंडिविजुअल के साथ आपको कोऑर्डिनेट करके चलना होगा। सो हम लोग मेरा ऐसा मानना है कि हम रेलटेल के साथ ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स अगर आना चाहेंगे तो वो बहुत वेलकम होगा। अदरवाइज हम लोग भी इन स्टेशनों पर टावर्स खड़े बनाने के लिए, 5G को सपोर्ट करने के लिए हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है काम। हमारी एक UI फ्लोट हो चुकी है और प्राइवेट जो टेलकोज हैं, IP1 ऑपरेटर्स हैं, उनका अच्छा इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इससे हमें कोई खास चुनौती देखने को मिलेगी इस सेक्टर के लिए, इस सेगमेंट में एटलीस्ट। आपने ये क्लैरिफिकेशन दिया, ये बहुत जरूरी है बाजार को बताना। अब आप मुझे बताएं, आपके जो थर्ड क्वार्टर नंबर्स आए हैं उसके बारे में। आपने अभी भी अपनी एबिटा गाइडेंस जो 20% की ग्रोथ पूरे साल के लिए, क्या वो स्टिक करते हैं? और मुझे ये भी बताते जाए, हम लोग कुछ ही दूर हैं बजट से। अब रेलवेज भी बजट का पार्ट हो गया है, पहले रेल बजट अलग से आता था। और हम ये बात देख रहे हैं खास तौर पे कि सरकार रेलवेज को एक बहुत बड़े कैपेक्स का व्हीकल बना रही है। उसके जरिए हर साइड में, आपका भी शायद प्रोजेक्ट कवच भी एक बड़ा एक्सपेंशन प्लान है। मुझे बताते जाइए कि क्या विजिबिलिटी है गवर्नमेंट के इतने, रेल मिनिस्ट्री के, आपकी कंपनी के इतने पुश से नेक्स्ट 3-4 साल की विजिबिलिटी क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलटेल रेलवे पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करती है अपने बिजनेस के लिए। हमारा लगभग 22 से 24% बिजनेस जो है वो रेलवे से आता है। इसके अलावा जितना भी बिजनेस है वो हमारा या तो नॉन रेलवे, गवर्नमेंट PSUs, स्टेट गवर्नमेंट्स या इवन बिग टेक 4 कंपनियां भी हमारी क्लाइंट हैं और रिटेल में भी हम लोग अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो पहली चीज तो हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा रेलवे पर नहीं है। लेकिन यस, जैसा कि आपने कहा, रेलवे में इस समय भारत सरकार बहुत ज्यादा केपैक्स इन्फ्यूज कर रही है। और जैसे कि सिग्नलिंग के कार्य हैं या कवच है, उनमें हमारी नजर लगातार लगी हुई है और हम लोग बहुत कॉशसली उसमें अब अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि हमको उसमें अच्छा बिजनेस मिलने की उम्मीद होगी ओवर नेक्स्ट 3 to 4 years। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और एक क्लैरिफिकेशन के लिए भी, जो अब आप बता रहे थे कि टावर रेलवे लाइन पे लगेंगे या एक्सक्लूसिविटी जाएगी नहीं जाएगी, उस पर क्लैरिफिकेशन जो आपने दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, वापस मार्केट पे लौटते हैं और इस समय वापस से वही जद्दोजहद चल रही है। 18,000 के आसपास हम खड़े हुए हैं। अलग अलग स्टॉक्स को थोड़ा देखना होगा। ध्वनि, अडानी स्टॉक्स को हमने देखा ऊपरी स्तरों से ना काफ़ी तेज़ी से टूटे हैं। अगर मार्केट नया बेस बना रहा है, 17,800 की जगह 18,000 वाला नया बेस बन रहा है, तो क्या थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग इनमें आ सकती है क्या? आज अडानी ग्रीन्स और ट्रांस दोनों तो चले हैं। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे अडानी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे मार्केट एक बेस बना रहा है, यहाँ से रिकवरी के हम जो संकेत देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से अडानी एंटरप्राइज है जो अभी फिलहाल जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफी यहाँ पे फेवरेबल रहेगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ में 3550 के पास इसने एक अच्छा सा बेस बनाया हुआ है। तकरीबन प्रीवियस स्विंग लो भी हम देख रहे हैं, तो उसी लेवल के पास हमें मिल रहा है। तो उसी स्टॉप लॉस के साथ 3550 के स्टॉप लॉस के साथ अडानी में यहाँ पे प्ले करा जा सकता है। अडानी पोर्ट से मेरी दूर रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि वो एक बेरिश ट्रेंड में है, तो उसमें एक नेगेटिव ट्रेंड ही बना रहा है। बट अडानी एंटरप्राइज को यहाँ से एक अपसाइड के लिए प्ले करा जा सकता है। क्विकली हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पिक्स भी जान लेते हैं। राजेश जी, आप बताइए, आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज इस वक्त कौन से हैं? मानसी जी, पहला स्टॉक होगा रेमंड्स। रेमंड्स में अगर देखें तो जिस तरीके से लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे तो स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और नियर टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज की प्राइस एक्शन में बनते हुए दिखा। स्टॉक अपने सारे ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आज की प्राइस एक्शन में हमें लगता है ये स्टॉक का जो मोमेंटम आज बना है ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1590 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस होगा 1460 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह रहेगी वो रहेगा HG इंफ्रा,
स्टॉक ने एक अपनी मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आज के सेशन में दिया है। स्टॉक में ओवरऑल देखें तो पिछले 3-4 सेशन से एक जो गिरावट थी उसका कहीं ना कहीं आज वापस से रिवर्सल करते हुए दिख रहा है और स्टॉक ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से एक बुलिश टेरिटरी में ही सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एचजी इंफ्रा के जिस तरीके के सेटअप है और जो डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट बने, इसमें हमें लगता है टारगेट आना चाहिए करीब 730 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। 670 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। और तीसरा स्टॉक होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। कल भी ये स्टॉक को हमने लोअर साइड पे बाय करने की सलाह दी थी और आज भी ये स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर है, हमें लगता है कि आईसीआईसीआई प्रू में अपसाइड के टारगेट 500 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। 472 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, एचडी इंफ्रा, रेमंड जैसे स्टॉक्स खरीदारी की कॉल राजेश जी की तरफ से। ध्वनि आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ संजीव भसीन जी भी जुड़ गए हैं। भसीन के बेहतरीन शेयर्स, आइए उनसे समझते हैं इस वक्त मार्केट पर उनकी नजर कहाँ है। भसीन जी गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से शेयर्स आज सुझा कर जाएंगे हमें? गुड आफ्टरनून माजी जी, पहले अपडेट दे दूं आपको। लार्सन एंड टूब्रो लास्ट वीक से कह रहा था न्यू हाई हो गया। इसके अलावा कल आपको बजाज ऑटो दिया था, वो भी आज टॉप गेनर है। और मैं रीट्रेट करता हूं, बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस मस्ट बी accumulated at these prices. Everything is priced in. These stocks can give you at least a 10% upside in a very very short term. तो 1550 के लिए बजाज फिनसर्व और 6500 के लिए बजाज फाइनेंस रखिए। इसके अलावा अब मेरे 3 कॉल्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल संजीव जी बताइए। तो देखिए 40 रुपए पे जीएमआर इज अ मस्ट हैव। जिस तरह से एयर ट्रैफिक है, जिस तरह से एरोसिटी इज डूइंग, दिस स्टॉक इज अ नो ब्रेनर। 43-44 का टारगेट है, 39 का स्टॉप लॉस। दूसरा मेरा पिक है कमिंस। जैसे एलएनटी मूव किया है, कमिंस इज अ नो ब्रेनर। इट विल कम आउट विद द बेस्ट रिजल्ट। इट्स द बेस्ट बिगेस्ट डीजल ऑपरेटर एंड इन द कैपेक्स एक्सपेंशन कमिंस विल बी पार्ट ऑफ एनीथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल। तो 1470-72 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1450, 1550 का टारगेट। एंड लास्ट एचडीएफसी लाइफ। आई थिंक एचडीएफसी लाइफ इस क्वार्टर में जो नंबर देगा विल बी मर्ज विद देयर एक्साइड होल्डिंग, एक्साइड टेक ओवर। नंबर विल बी स्टैंड आउट एंड ग्रॉस एवरेज रेवेन्यूज विल बी द हाईएस्ट। तो 604-5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 590, 640 का टारगेट एचडीएफसी लाइफ। ऑलराइट संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एलएनटी तो आपने बहुत ही शानदार बजट ट्रेड की तरह भी सुझाया था काफी समय से। 100 रुपए भाग चुका है आपके भाव से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कम नहीं होगा, भले ही ज्यादा हो 20-25 रुपए। ये देखिए 2200 क्रॉस करता हुआ 80 रुपए तो आज ही चला है, ज्यादा ही है। वो एक हफ्ते से लगभग अब बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, जल्दी मुलाकात होगी आपसे स्टूडियोज में। ये एलएनटी। लेकिन ध्वनि के पास भी उनके ट्रेडिंग आइडियाज जान लेते हैं। ध्वनि, आपने ट्रेडिंग आइडियाज बताए नहीं अभी तक, बताइए कहाँ पे आ रही है कमाई की ध्वनि? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से 3 पिक्स रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे मेरी जो पिक है वो पॉलीकैब में रहेगी। पॉलीकैब में अगर हम देख रहे हैं तो आज की जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, तो वो कंफर्मेशन ज्यादा दर्शाती है कि बायर्स का यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता हुआ है। तो पॉलीकैब में करंट लेवल से एक बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। इसका जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो ऊपर की तरफ में इसके अंदर 2815 का यहाँ पे टारगेट रहेगा और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तो 2645 का यहाँ पे मेंटेन करना है। दूसरा जो मेरा पिक रहेगा वो मेरी और राजेश जी की सेम पिक है। यहाँ से आईसीआईसीआई प्रूली है, उसमें पैटर्न फॉर्मेशन है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का, तो उसे भी करंट लेवल से यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन रहेगी, जिसमें मेरा टारगेट है वो 515 तक एक्सटेंड हो रहा है। जो स्टॉप लॉस है वो 465 का मेंटेन करना रहेगा। दूसरा यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो आज मुझे केमिकल सेक्टर जो है ओवरऑल उसके अंदर एक मूव दिखता हुआ दिख रहा है। इसमें अंदर नवीन फ्लोरो जो है उसको खास करके यहाँ पे ध्यान में लेना चाहिए। इसमें एक पहले हमने देखा तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन बनी, उसके अपर रेंज में हम आज क्लोज कर रहे हैं। तो करंट लेवल से नवीन फ्लोरो में भी बाय करा जा सकता है। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो 4010 का रहेगा और टारगेट 4250। बिल्कुल, केमिकल स्टॉक्स के अंदर रिबाउंड भी आ रहा है। एथर भी आप इंडस्ट्रीज एक केमिकल स्टॉक है, उसको अपने रेडार पे रखिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, 2 से 4 महीने 6 महीने का व्यू लेना चाहते हैं, वहाँ भी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो रही है। नवीन फ्लोरिन तो ध्वनि की पिक है। एलएनटी एक बार डिस्कस करते हैं, हालांकि इन्होंने बात की उसके बारे में, लेकिन चार्ट्स पे एलएनटी में अगर लेके बैठा हूँ 1 हफ्ता 10 दिन से पहले, तो क्या किस लेवल पे एग्जिट देखनी चाहिए या मुझे थोड़ा थोड़ा मुनाफा वसूली करती चले? राजेश आप बताइए, एलएनटी बजट तक होल्ड करूं
आपको लग रहा है एक बार 2300-2400 का जोन मुमकिन है बजट तक? डेफिनेटली अजय जी, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ये स्टॉक का। और अगर हम देखें तो इस वोलेटाइल मार्केट में ये ऐसा स्टॉक है लार्ज कैप स्पेस में जो स्टॉक अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही सस्टेन करता रहा इस वोलेटाइल मार्केट में। अब ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखे, हमें लगता है बिल्कुल डेफिनेटली 2300-2350 की तरफ ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो आप जिनके पास भी पोजीशन है यहाँ पे पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर ले। अब 2165 के आसपास का स्टॉप लॉस ले आए और हमें लगता है ये टारगेट 2300-2350 की तरफ बिल्कुल बजट के पहले आते हुए दिख सकते। ठीक है, क्या इंडिगो पे भी कोई ट्रेड बनता है कि नहीं बनता? एक बार राजेश सर ये भी जरा चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है इंडिगो? के आसपास ही हर बार स्टॉक में एक सप्लाई बनता है, लेकिन जिस तरीके के अटेम्प्ट मल्टीपल टाइम स्टॉक ने किए हैं, हमें लगता है कि ये स्टॉक में 2100 का ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अभी रिस्की ट्रेड है क्योंकि हम ब्रेकआउट के पहले अगर यहाँ पे स्टॉक को बाय करते हैं तो जो थोड़े रिस्क टेकर ट्रेडर है वो ही यहाँ पोजीशन बनाए या वेट करे 2100 के ब्रेकआउट के बाद, वहां पे कंफर्ट रहेगा बाइंग का। बट अभी यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस रखे 2070 का। अगर ये लेवल नहीं टूटते तो जो आज का लो है ऑलमोस्ट, अब ये लेवल नहीं टूटते तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक अब इस अटेम्प्ट में 2100 का ब्रेकआउट करते हुए दिखे। और वो ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है एक बड़ा मूव इसमें देखने को मिलेगा बहुत ही छोटे समय में, जो कि हो सकता है 2200-2250 की तरफ। ओके, ठीक है। खैर इस बीच क्योंकि बजट अब पास ही है, सिर्फ 13 दिन रह गए बजट आने में और सरकार इस बीच तैयारी कर रही है कि शायद हो सकता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में आपको कुछ टैक्स की छूट मिल जाए। ये डिटेल, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे सहयोगी अनुराग के पास है, उन्हीं से सीधा कनेक्ट करते हैं और समझते हैं पूरा माजरा क्या है। अनुराग जरा बताएं। आने वाले बजट में कई सारे ऐलान संभावित है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए, और एक बड़ा ऐलान जो हो सकता है वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से जुड़ा हो सकता है। अभी जो भारत में टैक्स डिडक्शन दिया जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम पर, वो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर होता है, लेकिन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी टैक्स छूट का ऐलान कर सकती है। और ये जो ऐलान है एक सेपरेट सेक्शन के जरिए भी हो सकता है। भारत के अंदर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है, मात्र 1% के करीब जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है। तो इस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए लोगों को इंसेंटिव दिया जा सकता है टैक्स डिडक्शन के फॉर्म में। और इंश्योरेंस कंपनियों से लेके जो बॉडीज़ है इंश्योरेंस सेक्टर की, उनकी भी मांग है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए टैक्स डिडक्शन होना चाहिए। और इसके अलावा हम पिछले कुछ वर्षों के अंदर देखें तो जिस तरह से जो नेचुरल क्लाइमेटीज से नुकसान हुआ है अलग अलग देश के राज्यों में, और वहाँ पर सरकार को बड़े पैमाने पर पैकेजेस देने पड़ते हैं, तो उसकी रिस्क को भी कम किया जा सकता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के जरिए। क्योंकि अगर लोगों को मोटिवेशन दिया जाएगा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस खरीदने में और वहाँ पर उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है प्रीमियम चुकाने में, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ेगा और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का कवरेज भी बढ़ेगा। हाल ही के अंदर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRD के द्वारा भी 3 स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी लॉन्च किए गए हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से जुड़े हुए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये संभावना बन रही है कि बजट के अंदर सरकार जो है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम पर एक राहत दे सकती है। तो ये थी बजट 2023 की कड़ी में हमारी एक्सक्लूसिव खबर। लेकिन आगे बढ़ते हैं और जहां पर हम स्टॉक प्लेस की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा पर राजेश जी आपकी राय में जानना चाहूंगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा कंपनी के बैंक के नतीजे आते हुए दिखे। नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट हर लिहाज से पॉजिटिव थे। मुनाफे का आंकड़ा बढ़ा, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी सालाना आधार पर ऑलमोस्ट 64%, 3,408 करोड़ से नेट इंटरेस्ट इनकम सीधा 5,594 करोड़ पर जाती दिखी। बावजूद इसके स्टॉक में आज हम डाउनफॉल देख रहे हैं। इस गिरावट को क्या एक एंट्री पॉइंट, खरीदारी का मौका समझा जाए? ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। स्टॉक में एक जो डिप मिला है नंबर के रिएक्शन में, ये ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही आके कहीं ना कहीं सेलिंग एब्जॉर्ब होते हुए दिख रही है। हमें लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो 180 इसके लिए
काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये अब 180 के लेवल के नीचे नहीं फिसलता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमें लगता है ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा, छोटा स्टॉप लॉस होगा 177 के आसपास। और अगर ये लेवल नहीं टूटते तो स्टॉक में वापस से इसका अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा। ओवरऑल पर आपसे आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि नतीजे जिसकी हम बात करें, बैंक ऑफ इंडिया के थोड़ी देर पहले आए थे, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। बैंक ऑफ इंडिया में जो ट्रेड नजर आ रहे हैं 97-98 के लेवल्स पर, यहां से आपकी राय क्या होगी? बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर भी सिमिलर है बैंक ऑफ बड़ौदा के। ऑलमोस्ट जो डिप मिला था आज के सेशन में वो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से वहां पे डिप लेके स्टॉक ने एक वापस से बाइंग इंटरेस्ट दिखाया लोअर साइड से, और अब स्टॉक 90 के लेवल को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो 90 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। 90 के लेवल को नहीं तोड़ता है तो यहाँ पे हमें लगता है जो ट्रेंड बना हुआ है इसका पिछले 3-4 महीनों से अप ट्रेंड वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अपसाइड में 96 हाफ के लेवल को क्रॉस करने के बाद स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 102 तक भी बनते हुए दिख सकता है। तो करंट लेवल से 90 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड की जा सकती है। इंडिया पर ये राय, इस वक्त पोजीशंस अगर है उसे इंटैक्ट रहे, नई पोजीशंस के लिए भी एक बार सोचा जा सकता है। लेकिन डीलिंग रूम में किन शेयरों पर बातचीत और कौन सी खबरें हैं जो कि गर्म है, ये बताने के लिए शरद हर रोज की तरह हमारे साथ खबर गर्म है सेगमेंट में जुड़ गए हैं। बताएं शरद, कौन से शेयर्स पर इस वक्त खबर गर्म है? जी बिल्कुल, स्टॉक्स बताने के पहले जो है हम पहले एक डिस्क्लेमर दे देते कि हमारी जो बातचीत होती है एनालिस्ट ब्रोकर्स से जो है क्या चल रही है बाजार की डीलिंग बस उसके लेके होती है। और हमने जो कल ही जो है पॉइंट आउट किया था एक स्टॉक HDFC AMC जहां पे HNI सेलिंग देखने मिला और आज भी जो है वहां पे बिकवाली देखने मिल रही है, तो इस पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। लेकिन आज के स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। सबसे पहला स्टॉक रहने वाला है बलरामपुर चीनी मिल्स, और यहाँ पे जो है थोड़ी फंड बाइंग देखने मिल रही है, डोमेस्टिक साइड से है ये फंड बाइंग। और याद रखिए स्टॉक जो है पिछले 7 सेशन में 6 सेशन में ग्रीन में था। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ब्रोकर्स कह रहे हैं कि यहाँ पे बाइंग और देखने मिल सकती है बजट तक ये रनअप के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इथेनॉल थीम है उस पर जो है ज़्यादा फोकस रहने वाला है शुगर स्टॉक्स का। और ओवरऑल एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि शुगर अब एक कमोडिटी थीम नहीं, एक एनर्जी थीम की तरफ तब्दील हो रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ब्लेंडिंग होती है करंट लेवल्स लगभग 12% की है और जो टारगेट है वो लगभग आप कह सकते हैं 25% तक है FY25 के एंड तक। अब बलरामपुर चीनी मिल्स के बाद दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा IIFL फाइनेंस, और यहाँ पे जो है डीलर्स कह रहे हैं कि HNI बाइंग देखने मिल रही है। अगर स्टॉक ट्रैकिंग देखें तो आज सबसे ज़्यादा जो है पिछले 12 हफ्ते में जो है स्टॉक में मूवमेंट आज देखने मिला था और वॉल्यूम्स भी बहुत शानदार देखने मिले हैं और लगभग 13 टाइम्स उनके 20 डे एवरेज पे चल रही है। और आज जो है सारे इंपॉर्टेंट DMAs जो 50 DMA, 100 DMA, 200 DMA सारे लेवल्स को तोड़ा है और स्टॉक में जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ब्रोकरेजेस जो है उन्होंने अपने टारगेट प्राइजेस भी रेज किए हैं और एज जो उसका जो एवरेज प्राइस है ब्रोकिंग का वो लगभग 629 रुपीज़ प्रति शेयर चल रहा है। और तीसरे तिमाही में भी एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छे टॉप लाइन नंबर्स आएंगे के बारे में शरद। इनफैक्ट राजेश से मैं IIFL फाइनेंस पे ही बात करना चाहूँगा। आज 520 का लेवल तोड़ा है। आपको याद होगा निर्मल जैन IIFL फाइनेंस के मैनेजमेंट अभी कुछ महीनों पहले ही इथेनॉल स्वदेश पे आके गाइड करके गए 1 लाख करोड़ की लोन बुक, और वहाँ से वन साइडेड IIFL फाइनेंस चलना शुरू हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। इसका 6 महीने का 1 साल का ग्राफ लेके आई डायरेक्टर साहब। इसलिए आपको यहाँ इथेनॉल स्वदेश देखने की ज़रूरत है। यहाँ सबसे रेलिवेंट मैनेजमेंट आएंगे और काम की बात देकर जाएंगे ताकि ट्रेडर्स तो पैसा बनाएं बट पोजिशनल इन्वेस्टर्स भी पैसा बनाए। ये देखिए चलना 6 महीने का ग्राफ लेके आइए। ये फ्लैट था, ये 52 हफ्तों का ग्राफ है। 8-9 महीने तक फ्लैट था, 6 महीने में 50% चल गया। ये देखने वाली चीज़ है। लेकिन आज जो वॉल्यूम एक्शन हो रहा है वो दर्शा रहा है कि यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन भी एक्टिव हैं, जैसा कि शरद बता रहे थे। राजेश, IIFL फाइनेंस मैंने ले रखा है 320-330 के लेवल्स पे, स्वदेश पे निर्मल जी की कमेंट्री सुन के। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल अजय जी, आपने सही बताया कि इतना स्वदेश के काम की बात ही बताई जाती है। और शो की शुरुआत में आपने फास्ट ट्रेंड और स्लो ट्रेंड पूछी थी और हमने फास्ट ट्रेंड सिलेक्ट करी थी। निफ्टी वहां से 70 पॉइंट बढ़ चुका है, अब 18,050 को हम क्रॉस कर चुके हैं। अब बात रही IIFL फाइनेंस की, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से ये वीक में प्राइस एक्शन बनते हुए दिखा है, हमें लगता है ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 550-560 की तरफ आते हुए दिख सकता है। जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे भी बाय कर रहे हैं, अपनी पोजीशन होल्ड रखें। 496 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट हमें लगता है 550-560 तक आते हुए दिख सकते हैं।
ओके, ठीक है। ये बात आपके बिल्कुल ठीक है कि सर इंडेक्स चला है, ना केवल इंडेक्स चला है बल्कि ये उम्मीद भी जगा रहा है कि शायद इस बार 18,000 के नीचे नहीं जाएगा, 17,800 को और पक्का कर रहा है। नहीं तो हर बार क्लोजिंग की तरफ डर लगता था कि इस बार कहीं 17,800 ना तोड़ जाए। खैर ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन मार्केट ने आज क्लोजिंग अच्छी तरफ कर रहा है और आज पहला ही शेयर था रिलायंस इंडस्ट्रीज ने काफ़ी योगदान दिया बाजार को। अब पीछे पीछे कुछ और शेयर्स आ रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प कल भी चला, आज वापस चल रहा है। ध्वनि एक बार जरा चेक करना, इसके गिरने के दिन खत्म और चलने के दिन शुरू है, ऐसा ही मान के चले। मैं इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडिंग तो नहीं करेंगे, इस शेयर में ट्रेडिंग मुश्किल है थोड़ा करना, बट इन्वेस्टिंग की जा सकती है। ये बात ठीक है कि अभी ज़्यादा गिरेगा नहीं, उसके उल्टा ज़्यादा चलेगा। इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले वीकली चार्ट्स पे मेरी नजर जाती है। तो वीकली चार्ट्स पे हम अगर देख रहे हैं तो इसका बहुत ही अच्छा एक जो कंसोलिडेशन फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद मूविंग एवरेजेस के ऊपर आज क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। जो 200 पीरियड की हीरो मोटोकॉर्प की वीकली एवरेज की हम बात करते हैं तो उसके ऊपर फिलहाल वो ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका बन रहा है। करंट लेवल से भी इसके अंदर बाय कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस नीचे मेंटेन करना रहेगा तो आप 2650 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। फर्स्ट टारगेट इसके अंदर हमें वीकली पे मिलता है तो 2960 का मिलता है। इसके ऊपर जो बनता है तो इसके अंदर ब्रेकआउट और पक्का होता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद ये स्टॉक जो है वो हमें 3300 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखेंगे क्योंकि निचले स्तरों से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में जिस तरह से हम देख रहे हैं करीब 250 अंकों की रिकवरी मोड यहाँ पर 42,160 के आसपास ये जहाँ ट्रेड कर रहा था, इस वक्त 42,227 के लेवल्स और एक शानदार रिकवरी, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स अप मूव इस वक्त हम देख रहे हैं। आपके डाउ फ्यूचर्स सब नीचे हैं, उसके बाद भी रिकवरी आ रही है। डोमेस्टिक मार्केट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस वक्त, चाहे ग्लोबल सेंटिमेंट्स कुछ हो, रिकवरी मोड यहाँ पर बिल्कुल नजर आएगा। लोढ़ा मैक्रोटेक डेवलपर्स पर एक बार राजेश जी आपकी राय में जानना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर भी अच्छा एक्शन है। हम देख रहे हैं 1080 81 के लेवल्स पर 5-5.5% की तेजी स्टॉक में भी देखी जा चुकी है। मैक्रोटेक डेवलपर्स की हम बात कर रहे हैं, लोढ़ा, इस पर आपकी राय क्या होगी? तो लोढ़ा का अगर प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से ट्रायंगुलर यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट 1115 1120 के ऊपर आते हुए दिखेगा और जैसे ये ब्रेकआउट होंगे स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 1200 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। अभी इसके सेटअप के हिसाब से देखें तो वीकली चार्ट पे एक अप स्लोपिंग चैनल में ये ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। लोअर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके स्टॉक में एक अच्छा अप मूव बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 1115 1120 के बाद इसमें एक अच्छा मूव, शार्प मूव शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही देखने को मिलेगा। 1200 तक के अपसाइड के टारगेट करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1055 के आसपास। इस बीच बजट से ठीक पहले कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम देखते हैं एक पॉजिटिविटी या कह सकते हैं कि एक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है और ऐसा ही एक स्पेस एग्री सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर भी है। कई सारी खबरों के दम पर फर्टिलाइजर सेक्टर फोकस में भी रहते हैं और इसी क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए प्रकाश, फर्टिलाइजर सेक्टर में इस वक्त क्या बड़ी खबर आ रही है? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपए की मांग की है और ये जो रकम की मांग की गई है ये खास तौर पर यूरिया सब्सिडी के लिए मांगी गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है और ये जो रकम है वो 2,15,000 करोड़ रुपए की जो सैंक्शन अमाउंट है उसके अतिरिक्त है। सूत्र बता रहे हैं कि करीब 20,000 करोड़ रुपए का जो सब्सिडी बिल है कंपनियों का, अभी उसका भुगतान होना बाकी है और चालू वित्त वर्ष के अंत तक इस रकम में और बढ़ोतरी हो सकती है। लिहाजा 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम की मांग जो है वो की गई है। हालांकि इन सब के बीच में जो राहत की बात है वो ये है कि फर्टिलाइजर मंत्रालय का अनुमान ये कहता है कि चालू वित्त वर्ष के मुकाबले अगले वित्त वर्ष में जो फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है उसमें कमी देखने को मिल सकती है और इसके पीछे की दो वजहें हैं। सबसे पहला तो ये कि जो डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन है उसमें तेजी आने की संभावना है क्योंकि नए प्लांट्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं और दूसरा ये कि गैस की प्राइसेस में भी कुछ कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर मंत्रालय एक और ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसके हिसाब से
आने वाले दिनों में सल्फर कोटेड यूरिया प्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा और इससे सरकार का जो सब्सिडी बिल है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। वो इस तरीके से, क्योंकि जो सल्फर कोटेड यूरिया है उसकी कीमतें जो है नॉर्मल यूरिया से ज़्यादा होंगी, जाहिर तौर पे सब्सिडी का भुगतान जो है इससे कम हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि अगले वित्त वर्ष के अंत तक सल्फर कोटेड यूरिया का प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर लाने के लिए। आप देख रहे हैं बहुत सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज भी बजिंग है। आज 2 से 5% के गेन्स वहां पे देखने को मिल रहे हैं। मैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और एक्सक्लूसिव, और वो है पीएसयू बैंक्स। आपने देखा पीएसयू बैंक आज भले ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई हो, लेकिन पीएसयू बैंक्स एक बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया है जिसमें इंटरेस्ट है। आज सुबह श्रीधर शिवराम इनाम वाले भी बता रहे थे कि पीएसयू बैंक लेने का समय अभी भी है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, भले यार थोड़ा बहुत करेक्टिव हो। लेकिन एक मीटिंग चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, पीएसयू बैंक चीफ्स की मीटिंग चल रही है, रिव्यू मीटिंग है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ। मेघना हमारे साथ जुड़ रही है बताने के लिए कि क्या इसमें एजेंडा है बातचीत का, कौन कौन इसमें बैठक में पार्टिसिपेट करेगा। मेघना, बताइए। जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ जो रिव्यू मीटिंग बुलाई है वो जनवरी 19 को होगी। इस मीटिंग को फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्रेटरी हैं विवेक जोशी वो चेयर करेंगे और एसबीआई चेयरमैन के अलावा जो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एमडीज और सीईओज हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा लेंगे। इस रिव्यू मीटिंग का जो बेसिक जो फोकस है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पर रहेगा। जो अनबैंक्ड विलेजेस हैं उस पर कितने जो ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेस जिसमें 3000 से अबव पॉपुलेशन है उसमें अभी तक पब्लिक सेक्टर बैंक की क्या प्रोग्रेस रही है उसका पूरा डिटेल में रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर जो स्कीम्स हैं जैसे कि मुद्रा योजना हो गया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गई, उसको लेकर बैंक्स को टारगेट भी दिए जा सकते हैं। इस मीटिंग में ये भी रिव्यू किया जाएगा कि उनकी अभी तक कैसी प्रोग्रेस रही है। इसके अलावा उनको आने वाले समय के लिए टारगेट्स भी निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं कि जो इनऑपरेटिव प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो अकाउंट्स हैं उसका डिटेल में रिव्यू लिया जाएगा। जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो एक डिटेल प्रेजेंटेशन देने वाली है इस मीटिंग में कि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लेकर उस पर एक डिटेल में प्रेजेंटेशन दी जाएगी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड पर भी एक डिटेल में रिव्यू लिया जाएगा इस मीटिंग में। इसके अलावा जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है केसीसी में और जो सैचुरेशन है प्रधानमंत्री किसान बेनिफिशरीज के लिए उसका भी डिटेल में रिव्यू लिया जाएगा। तो बहुत ही डिटेल रिव्यू मीटिंग एक शेड्यूल्ड है जनवरी 19 को जिसको विवेक जोशी चेयर करेंगे। फॉर दैट बहुत शुक्रिया मेघना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लाते हुए। देखिए बाजार डेज हाई पे आ गया है 18,100 की तरफ निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी धीरे धीरे लेकिन रिकवरी आने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक का बहुत बड़ा रोल है बैंक निफ्टी की रिकवरी में। ये देखिए शानदार, मिड कैप स्मॉल कैप भी एकदम एक्साइटेड हो गए। अगर आप देखें लास्ट आधे एक घंटे में अनंतराज इंडस्ट्रीज को लेके आइए, पिछले 15-20 मिनट में सडन गेम हुआ है वहाँ पे। पहले अनंतराज डिस्कस करते हैं राजेश के साथ, उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन भी मुझे डिस्कस करना है। बट पहले अनंतराज, ये देखिए इसके अंदर 120 का भाव आ गया, 112 से चला ये। इसका चार्ट पैटर्न कैसा लग रहा है? कुछ वॉल्यूम बैक अपमूव है आज का राजेश? अजय जी बिल्कुल वॉल्यूम तो बने हैं पिछले, अगर हम आधे घंटे की बात करें तो आधे घंटे में काफी वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे बनते हुए दिखी। और जिस तरीके से अब ये प्राइस एक्शन आया है और स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, तो आज का प्राइस एक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के लिए। और अगर आज ये क्लोजिंग होती है 120-122 के जोन में तो नेक्स्ट टारगेट इसका बन के आना चाहिए करीब 135-140 की तरफ। जिनके पास पोजीशन है उन्हें सलाह होगी कि पोजीशन होल्ड रखें, यहाँ पे 117-116 के आसपास का स्टॉप लॉस रख ले। और अपसाइड में हमें लगता है 122 के ऊपर जैसे ही निकलेगा स्टॉक 135 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। टाटा कम्युनिकेशन को भी लेके आइए। टाटा कम्युनिकेशन आज 2.5% तेज है, 1400 रुपए का भाव है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि टाटा कम्युनिकेशन में एक भीषण करेक्शन होके चुका है। लास्ट 6 महीने देखिए 870 का लो बनाया था उसने, खराब डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स वगैरह कुछ भी हो, और उस भाव से जो ये बढ़ना शुरू हुआ है तो 6 महीने में 30% बढ़ा है। आज मैं डेटा देख रहा था, कल लेके आऊंगा आपके लिए, कि इस लास्ट 3 महीने में ढेर सारे फंड्स ने, ये से पब्लिक अवेलेबल डेटा है, इस स्टॉक को ऐड किया है। और ये जो तेजी आई है लास्ट 3-4-6 महीने में, ये बैक्ड है। बहुत सारे फंड मेरे पास लिस्ट रखी हुई है,
कौन कौन से फंड ने ऐड किया, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन, टाटा ग्रुप का वो स्टॉक है जो आपको मिड कैप में अवेलेबल है और अभी आपको रेडार पे तो रखना ही चाहिए। राजेश, ये लग रहा है कि इसका वर्स्ट हो गया है, ये जो 900 वाला लो बना के आया है, इसका लंबा अगर ग्राफ देखें तो ये 1500 रुपए के ऊपर हुआ करता था। बिल्कुल अजय जी, और अब जिस तरीके की रिकवरी यहाँ पे वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख रही, बिल्कुल ये लगता है कि अब ये स्टॉक अपने पुरानी ग्लोरी को वापस रिगेन करेगा और स्टॉक में वापस 1500 तक की अपसाइड तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम में ही आते हुए मिलेगी। 1500 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में जो नेक्स्ट बड़े टारगेट बन सकते हैं वो करीब होंगे 1650-1700 तक के। तो जिस तरीके से पिछले 6-7 महीनों में स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट, सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है, स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश जोन में अब आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे बने रहना चाहिए, जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे भी लिया जा सकता है, छोटे मोटे डिप में ऐड करें। 1330 के आसपास का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट जो आ सकता है इसका वो होगा करीब 1440, उसके बाद 1500 तक के अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन लास्ट के 15-20 मिनट के अंदर निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ने जो रफ्तार पकड़ी है ना, वो ज़्यादा काबिल तारीफ है। और ये कहेंगे कि अगर एक्चुअली में सही माने में आज का दिन शॉर्ट कवरिंग के नाम होगा तो बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा होगा। HDFC के ट्विंस ने भी काफ़ी हेल्प की है और अभी आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर आ गया है। क्या मारुति सुजुकी को BTST किया जा सकता है राजेश सर? अगर नहीं किया जा सकता ना तो आप अपनी तरफ से एक शेयर बता देना। तो डिम्पी जी, मारुति को तो किया ही जा सकता है, उसके अलावा भी मैं एक शेयर और बता दूंगा। मारुति में बिल्कुल काफी दिनों से देखे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला है और काफी पॉजिटिव कमेंट्री हमने सुनी है मारुति के बारे में पिछले कुछ दिनों में। और जिस तरीके से अब यहाँ पे करेक्शन के बाद अब स्टॉक में लोअर बैंड पे एक्यूमुलेशन एक्टिविटी अब यहाँ पे हमें लगता है ओवर होते हुए दिख रही है और ये स्टॉक एक अच्छे प्राइस एक्शन की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। अपसाइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट 8560 से लेके 8620 तक के करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। डिप मिले तो ऐड करें, 8410 स्टॉप लॉस होंगे। जो नया स्टॉक ऐड करना है वो रहेगा सीमेंट स्टॉक से और उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट को बिल्कुल BTST किया जा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना है, जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बने हैं, एक लार्ज कैप स्टॉक और डे हाई की तरफ बंद होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 7450 7500 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 7320 के आसपास। बाजार जो है दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है और बढ़िया रिकवरी देखने के बाद हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों की बढ़त रिकवरी नजर आ चुकी है। 600 अंकों के ऊपर की तेजी सेंसेक्स में दिखेगी और साथ ही निफ्टी में भी इस वक्त जो है ट्रेंड पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ। और ऐसे में आगे कौन से सेक्टर्स बढ़ रहे हैं? FMCG प्ले है जो कि बाजार को सपोर्ट आज कर रहा है और इसमें HUL का स्टॉक एक बार देखेंगे क्योंकि वहां पर अच्छी मजबूती है। टॉप परफॉर्मिंग बेट ध्वनि इस वक्त अगर FMCG में कहीं से आ रही है तो वो है HUL। क्या ये रिकवरी या कह सकते हैं HUL की जो बढ़त है सस्टेन दिखेगी? चार्ट्स क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल FMCG में हम देख रहे हैं तो एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट डेफिनेटली यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दर्शाता है, बट ऊपर की तरफ में यहाँ पे जो एक रेंज प्ले बनता हुआ है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हैं तो ऊपर की तरफ 2730 के पास यहाँ पे हमें एक इसके अंदर हॉल्ट आता हुआ दिख रहा है। मुझे ज्यादा कन्विक्शन यहाँ पे जो लग रहा है वो ब्रिटानिया में लग रहा है, क्योंकि ब्रिटानिया में ओवरऑल एक अपवर्ड मोमेंटम बना हुआ है। अभी फिलहाल हम रेंज के बॉटम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो ब्रिटानिया के स्टॉक में मिलेगा। करंट लेवल से इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। 45 और 20 तक का एक अपसाइड मोमेंटम इसके अंदर बना रहे। पाइप कंपनीज के अंदर भी एक्शन दोबारा शुरू हो गया है। जो मिड कैप पाइप कंपनीज थी, JTL इंडस्ट्रीज लेके आई है, अभी आधे घंटे में 6% ऊपर वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चार्ट्स पे देख के बताएंगे। 350 के आसपास से करेक्ट हुआ था ये स्टॉक और 315 के आसपास बेस बना के कोशिश कर रहा है वापस आने की। तो JTL इंडस्ट्रीज तो JTL इंडस्ट्री 324 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो एक करेक्टिव मूव कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रहा है और स्टॉक में 300 के आसपास जो बेस बना है वहां से जो रिवर्सल बना है, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक को 335 345 की तरफ लेके जा सकता है। वो इसके लिए थोड़ा सा एक हर्डल का काम करते हुए दिखेगा। 345 इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करने में कामयाब होगा तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर बन सकते हैं। इसके 400 रुपए तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती है।
जिनके पास पोजीशन है बने रहने की सलाह है। 312 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें। 345 इसका नेक्स्ट टारगेट है, वहां पार्शियल प्रॉफिट बुक करें या रिव्यू कर सकते हैं। ओके ठीक है। इन पाइप स्टॉक्स को लेकर कल शरद भी हमको एक खबर गर्म वाले सेगमेंट में बता रहे थे कि कुछ फंड्स ने पाइप स्टॉक्स के अंदर बाइंग कर रहे हैं। हाईटेक पाइप भी उनकी लिस्ट में था। कल खबर आई कि कॉन्ट म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी 2 लाख शेयर खरीदे गए हैं। हाईटेक, सुप्रीम, प्रिंस पाइप, ये कुछ एक पाइप एक्टिव है। और हो भी क्यों ना, बजट के अंदर हर घर नल की जो योजना है, शायद इसको लेकर थोड़ी बजटिंग और बढ़ाई जा सकती है या फिर काम तेजी को लेकर और स्पीड अप किया जा सकता है। 1-2 शेयर और भी हैं जो कि थोड़ा मोमेंटम दिखा रहे हैं आज। टाटा कम्युनिकेशन, अभी अजय बात कर रहे थे, टाटा केमिकल्स भी कुछ ऐसे ही है जो बेस पूरा बना चुका है, शायद बढ़िया चल जाएगा। अगर बाजार 18,000 को होल्ड करते हो तो टाटा केमिकल्स में शॉर्ट कवरिंग के चांसेस कितने हैं राजेश सर? देखिए, केमिकल सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है, काफी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अब जैसा कि हमने देखा है कि सारी केमिकल स्पेस में एक मोमेंटम बना है। स्टॉक में ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बने, तो एक करेक्शन के बाद एक रिकवरी का ट्रेंड तो यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। स्टॉक में इमीडिएट जो चैलेंजिंग लेवल यहाँ पे जो बना हुआ है वो करीब 1000 के आसपास का है। अगर ये 1000 के लेवल को इस रिकवरी में क्रॉस करने में कामयाब होता है तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। और नेक्स्ट टारगेट फिर स्टॉक का बन सकता है 1055, 1060 की तरफ। तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें सलाह होगी कि बने रहें। 960 के आसपास स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। 1000 के बाद हमें लगता है एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। के मूड माहौल को अगर आज समझेंगे, काफी डिसेंट ट्रेड आज मार्केट्स में नजर आया। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो थे भी और इंडेक्स ने भी दिन भर कह सकते कि रेंज में ही सही लेकिन रिकवरी मोड लगातार दिखाया और आखिरी कुछ मिनटों में तो जबरदस्त रिकवरी मार्केट्स में। 18,000 के पार इस वक्त आप निफ्टी में क्लोजिंग देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 42,281 के लेवल्स पर 120 अंकों की बढ़त हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी मोड आ गया और इस रिकवरी में पार्टिसिपेट किया हैवी वेट्स लाइक L&T, FMCG प्लेज लाइक HUL, HDFC ट्विंस की तरफ से भी बढ़त जो है वो वापस लौट कर आई। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड में भी मजबूती के साथ ही हमने ट्रेड देखे। लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से IT सेक्टर की जो बढ़त थी वो आज भी कायम रही और IT सेक्टर चाहे फिर मिड कैप IT प्लेज हो या फिर बड़ी दिग्गज कंपनियों हो। HCL टेक्नोलॉजीज देखिए करीब 1.5 से 2% तक की मजबूती यहाँ पर दिखाते हुए। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स TCS में भी हमने देखा अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज और टेक महिंद्रा भी 1.25% की तेजी के बीच इस वक्त बढ़त पर ट्रेड करता हुआ। टेलीकॉम प्लेज में कल बिकवाली का दबाव था लेकिन भारतीय एयरटेल में वापस से रौनक जो है वो लौट आई और रिलायंस जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी ने भी आज बाजार को संभालने का ही काम किया। बिकवाली का दबाव कहां से दिखा? बजाज ट्विंस में बजाज फाइनेंस का स्टॉक आज लुढ़कता हुआ करीब 1.5 से 2% तक की गिरावट स्टॉक ने झेली। वहीं इंडसइंड बैंक में भी हमने देखा रिजल्ट से ठीक पहले एक कॉशियस आउटलुक और हमने देखा यहाँ पर लाल निशान के साथ इस वक्त गिरावट या डाउन ट्रेंड जो है वो हावी होती हुई इंडसइंड बैंक पर दिखी। JSW स्टील या कह सकते कि मेटल पैक की शाइन आज नहीं नजर आई और JSW स्टील में बिकवाली का दबाव हावी होता रहा। वहीं अब SBI का स्टॉक भी आज करीब 553 के लेवल्स पर 1.5 से 2% तक की गिरावट ही देखकर गिरावट पर बंद होने में यहाँ पर दिखा रहा है। PSU बैंक स्पेस की अच्छी खासी तेजी कल हमने देखी लेकिन वो तेजी आज धुलती हुई नजर आई। तेज गिरावट के बीच PSU बैंक स्पेस में हमने गिरावट हावी होती देखी। इनफैक्ट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे पॉजिटिव आए लेकिन इन नंबर्स का भी कोई पॉजिटिव अट्रैक्शन स्टॉक मूवमेंट में नजर नहीं आया। करीब 7% की गिरावट स्टॉक में झेली। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, PNB जैसे स्टॉक्स जो कि कल बढ़िया तेजी दिखा रहे थे, आज इन स्टॉक्स में गिरावट, लेकिन गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर मानकर चलना जरूर चाहिए। इसके अलावा स्पेंसर्स रिटेल के स्टॉक में अच्छा एक्शन हमने देखा। छोटे शहरों में कारोबार विस्तार के प्लान्स कंपनी बना रही है और इसी के चलते स्टॉक में मजबूती के साथ ट्रेंड्स कायम रहे। सीमेंस यहाँ पर आपको बताएं कंपनी के मैनेजमेंट ने बड़े ऑर्डर्स की बात कही, कारोबार विस्तार की बात कही और उसके बाद रेलवे में निवेश बढ़ने से भी काफी मौके बढ़ते हुए दिखे और सीमेंस का स्टॉक भी आज दिन भर मूव करता हुआ हमने देखा। क्लियरली रिजल्ट स्पेसिफिक दिन की अगर बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल, ICICI लोम्बार्ड जैसे स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी क्योंकि इन स्टॉक्स में रिजल्ट का एक फैक्टर नजर आ सकता है। वहीं डेल्टा कॉर्प, नार्को जैसे काउंटर्स भी हैं जो कि रिजल्ट से पहले एक कॉशियस ट्रेंड में नजर आए। मिड कैप प्लेज में कहां पर एक्शन दिखाए? मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें दिन भर कमजोरी या बिकवाली का दबाव झेलने के बाद आखिरी कुछ मिनटों में मिड कैप में भी हल्की सी पॉजिटिविटी जो है वो नजर आई। इनफैक्ट मिड कैप स्पेस में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो थे। कमिंस, टाटा कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक्स जो कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर थे और इन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन भी दिखा। टाटा केमिकल्स, बाटा
रहा। इंडियन होटल्स, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स भी रहे जो कि आज अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके टीवी स्क्रीन पर है। 900 एडवांसेस के सामने 1132 डिक्लाइंस, यानी कि कॉशियस ट्रेंड रहा मार्केट का। लेकिन इस कॉशियस ट्रेंड में भी कई सारी पॉकेट्स, कई सारे स्पेसेस थे जहां पर एंट्री पॉइंट या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनती दिखी। आज के दिन की शुरुआत से ही हमने कहा था कि इंडेक्स को एक बार के लिए आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जो है उन पर ज्यादा नजर दौड़ाएं और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज को तलाशने की कोशिश करें। बहरहाल फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर 18,000 के पार निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। कामयाबी 18,000 के लेवल को बचाने की थी और 18,000 के लेवल्स के पार करीब 165 अंकों की तेजी के साथ शानदार रिकवरी मोड यहाँ पर 60,655 के लेवल्स पर सेंसेक्स में क्लोजिंग, 550 अंकों का उछाल और बैंक निफ्टी भी 42,270 के लेवल पर करीब 100 अंकों की बढ़त पर इस वक्त ट्रेड्स क्लोज करता हुआ। डिसेंट ट्रेडिंग सेशन रहा। कल के बाजार की किस तरह की लेवल्स देखने को मिलेंगे या फिर विदेशी बाजार से संकेत कैसे दिखेंगे, क्योंकि वापस से अमेरिकन मार्केट से क्यूज आते दिखेंगे और उसका एक इम्पैक्ट है जो कि कल मार्केट में नजर आ सकता है। तो ये सारी की सारी चीजों पर नजर रहेगी। आज का सेशन क्लोज कर रहे हैं हम। राजेश जी, ध्वनि, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना आउटलुक, अपने ट्रेडिंग व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स पे यही समेट रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।